जी अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 35 है। तो लेक्चर नंबर 35 में हमारे पास क्या है, ट्रांसफार्मर, सेकेंडरी वोल्टेज एंड करंट। यहाँ पर कितना टॉपिक है, इसके अंदर 3 टॉपिक है। ट्रांसफार्मर है, सेकेंडरी वोल्टेज करंट है, ट्रांसफार्मर इनपुट आउटपुट फेज है। ठीक है ना। यहाँ पर 3 वहाँ पर चीज़ें आ गई। तो सबसे पहले बात करें ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर होता है क्या है? ट्रांसफार्मर जो है ना, हमारे पास आपके लिए एक पावर सप्लाई है, एक बूस्टर है जो कंट्रोल करता है किसको, वोल्टेज और करंट को। ठीक है ना। ट्रांसफार्मर नंबर 1 चीज़ वहाँ पर क्या है, एक सेमीकंडक्टर नहीं है। नंबर 2 चीज़ जिसका सबसे ज़्यादा इंटीग्रल रोल किसमें है, पावर सप्लाई में। ठीक हो गया। ये एमसीक्यूज़ में आ सकते हैं, पूछ भी सकते होता है कभी कभार ये। ठीक है। ये आपको ऐसा प्रोबेबिलिटी बता रहा हूँ मैं, ये चीज़ ये नहीं कि ये चीज़ इस तरह करके आ जाए, किसी भी फॉर्म में आप उससे पूछ सकते हैं। अब इसके बाद डायग्राम है ट्रांसफार्मर के कॉइल्स की, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं हम। सॉरी, ये देखिए ज़रा। ये हमारे पास है प्राइमरी कॉइल, जिसे आप कहते हो इनपुट, जहाँ से हमारे पास क्या होना, करंट सप्लाई होना है। ठीक है ना। ये हमारे पास आउटपुट है। ये जो हमारे पास है ना, ये 2 पैरेलल लाइंस देख रहे हैं आप, इसे हम कहते हैं कोर। इसे हम क्या कहते हैं, कोर। कोर से मतलब यानी कि यहाँ से जो है ना, फील्ड जो है ना पास होती है कहाँ से, इस जगह से। ठीक है ना। यह इसमें जो करंट का फ्लक्चुएशन होता है ना, किसी भी फिजिकल टच के बिना होती है। दोबारा बताए तो मैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो ट्रांसफार्मर के 2 कॉइल्स के दरमियान जो है ना, करंट की फ्लक्चुएशन किस तरह होती है, विदाउट टचिंग। ठीक है ना, विदाउट फिजिकल इंटरेक्शन से हमारे पास इसकी पासिंग हो रही है करंट की। कैसे? ड्यू टू इंडक्टेंस। ड्यू टू इंडक्टेंस। ठीक है ना। इंडक्टेंस का आपको मालूम होगा कैसे क्या होता है। ठीक है, उसको मैं ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा नहीं मैं। ठीक है ना, क्योंकि लेक्चर के फिर जो वीडियो होती है काफ़ी लंबी बन जाती है, इसी वजह से मैं इंडक्टेंस ही कहूँगा इसको ना। इंडक्टेंस जो है ना, वैसे आपको थोड़ा ओवर भी बताया तो मैं, क्या होता है जब करंट फ्लो करता है ना, तो उसके जो फील्ड बने थे ना, तो उसे हम इंडक्टेंस के तौर पर कहते होते हैं। अच्छा जी। अब उसके बाद जो है हमारे पास ट्रांसफार्मर के अंदर कितने इंडक्टर्स लगे होते हैं, 2 इंडक्टर्स लगे होते हैं। ठीक है ना। एक प्राइमरी कॉइल और एक हमारे पास क्या होता है, सेकेंडरी कॉइल। ठीक हो गया। अब उसके बाद ये पॉइंट्स पढ़ लेना। ठीक है ना, इसमें से खास तौर पर आते हैं, क्योंकि जो पिछले टॉपिक्स है ना, उसमें भी जो पैराग्राफ लिखे हुए थे उसी में से ज़्यादातर पी एन जंक्शन से आ रहा था। जो अभी मेरे ख्याल से क्विज था ना, उसमें ज़्यादा ट्रांसफार्मर की तरफ से आ रहे थे। तो मुझसे मेरा देर से अपलोड हो रहा है वो, क्योंकि मैं थोड़ा खुद बिजी हो गया था, इस वजह से मैं अपलोड नहीं कर सका, माजरत है उसके लिए। तो मैं अब आगे शुरू करता हूँ लेक्चर नंबर 35 का। आगे क्या बताया उन्होंने, अब ये वही चीज़ बता दी दोबारा से कि इसके अंदर कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं होता। ठीक है, इसमें हमारे पास कोई भी फिजिकल इंटरेक्शन नहीं होता। द डिवाइस कैन नॉट consist of two winding coil, यानी कि the device consist of two winding coil, the primary and secondary। वाइंडिंग का मतलब होता है कॉइल्स का टर्न्स करना। ठीक है ना, टर्न अप। ठीक है, यानी कि आप कह लो सर्कुलर शेप में किसी भी चीज़ का वो होता है, उसमें वाइंडिंग कहते होते हैं। ठीक है, वहाँ पे एक प्राइमरी होती है, सेकेंडरी। प्राइमरी का मतलब क्या होता है, इनपुट। सेकेंडरी का मतलब आउटपुट। द इनपुट ऑफ ट्रांसफार्मर is supplied to the primary। ठीक है, the output taken is secondary। And an alternating voltage is applied to the primary which induce an alternating voltage in the secondary। However, keep in mind that primary and secondary winding are physically isolated। अच्छा, ये आइसोलेटेड का मतलब जो है ना, आगे एक टॉपिक आएगा आइसोलेटेड ट्रांसफार्मर, उसमें समझाऊंगा मैं आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है। ट्रांसफार्मर कैन बी डिजाइन 3 मोड्स। कितने मोड्स में हमारे पास ट्रांसफार्मर बन सकता है, 3 मोड्स में। ठीक है, ये सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट ही है एमसीक्यूज के लिहाज से। ठीक है ना, अपने भी उनको एक बार समझ लीजिएगा। अब उसके बाद हमारे पास 3 मोड कौन से हैं, स्टेप अप, स्टेप डाउन एंड आइसोलेटेड ट्रांसफार्मर। ये हमारे पास 3 मोड है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होता है, जो हमारे पास प्राइमरी कॉइल्स होती है ना, वो उसकी जो कॉइल्स की तादाद होती है ना, हमने क्या की हुई होती है, कम की हुई होती है। जबकि सेकेंडरी कॉइल हमारे पास क्या होती है, उसके कॉइल्स की तादाद ज़्यादा की जाती है। उनके रेशियो में क्या होता है, डिफरेंस होता है। जैसे कि आप लिखा ना 1:2। इसका मतलब क्या, जो प्राइमरी कॉइल है हमारे पास, वो 1 है, एक कॉइल है उसके अंदर। जबकि सेकेंडरी कॉइल है, उसमें कितने कॉइल्स लगी हुई हैं, 2 कॉइल्स। अब इसका फ़ायदा क्या होता है, अब प्राइमरी में हमारे पास कितना वोल्टेज आ रहा है, इसी 120। अब ये ज़्यादा कॉइल्स की वजह से हमारे पास क्या हो गया, ज़्यादा वोल्टेज हो गया, 240 वोल्टेज हो गया। ठीक है ना। जब हम यहाँ पे कम देंगे वोल्टेज और यहाँ पे ज़्यादा वोल्टेज आएगा, वो किसकी मदद से आएगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर की वजह से। अब सेम चीज़ वहाँ पर जो है ना, सिमिलर फॉर्म होती है स्टेप डाउन में। स्टेप डाउन में हमारे पास क्या होता है, प्राइमरी में हमारे पास कॉइल कम होती है, और सॉरी ज़्यादा होती है। प्राइमरी में हमारे पास क्या होती है, कॉइल्स
ज़्यादा होती हैं, जबकि सेकेंडरी हमारे पास क्या होती हैं, कॉइल्स में कम होती है। अब उससे क्या होता है हमारे पास, अब कम कॉइल है इसका मतलब क्या, कम इंडक्टेंस पावर प्रोड्यूस होगी, ठीक है ना। अब कम की वजह से हमारे पास क्या होगा, वोल्टेज भी हमारे पास कम आएगा, ठीक है। अब मिसाल के बाद 120 आ रहा है, हमारे पास इनपुट कितना है 120, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, ये हमारे पास स्टेप डाउन होता है हमारे पास, ठीक है ना। अब हमारे पास आइसोलेशन में क्या होता है, आइसोलेशन में हमारे पास क्या होता है, जितना हमारे पास नंबर ऑफ प्राइमरी कॉइल्स है उतनी हमारे पास क्या होंगे, सेकेंडरी कॉइल्स होंगे। इसका फायदा क्या होगा, मिसाल के तौर पर प्राइमरी कॉइल में मैंने यहाँ पर अप्लाई किया है 120 वोल्टेज AC, ठीक है ना, तो सेकेंडरी वोल्टेज में भी उतना ही आएगा, सेम रहेगा, ठीक है। ये नहीं कि ज़्यादा आ रहा है ना फिर कम आ रहा है, ये ऐसा नहीं होगा, कॉन्स्टेंट वे में चलेगा, ठीक हो गया। इससे हम कहते हैं आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर, ठीक हो गया। अब उसके बाद हमारे पास टर्न रेशो का मतलब क्या है, ये रेशो, इसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर। द टर्न रेशो ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज द रेशो ऑफ नंबर ऑफ टर्न इन द प्राइमरी ऑफ द टू द नंबर ऑफ टर्न इन द सेकेंडरी। फॉर एग्जाम्पल द स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर शो हैज द टर्न रेशो 4:1, which means there are 4 turns in the primary against each turn in the secondary। अब वही बता रहे हैं कि जो हमारे पास प्राइमरी कॉइल है उसमें कितने चार चार है, और सेकेंडरी कॉइल में कितने हैं 1 है, ठीक हो गया। अब उसके बाद जो इसका फॉर्मूला बनता है ना, टर्न रेशियो फॉर्मूला, टर्न रेशियो एंड वोल्टेज फॉर्मूला, वो क्या होता है हमारे पास, जो N2 होता है ना, N2, ये N2 का मतलब हमारे पास होता है सेकेंडरी, N1 का मतलब क्या हमारे पास प्राइमरी, N2 डिवाइडेड बाई N1, ये हमारे पास आप कह लो टर्न रेशियो। ये क्या हमारे पास है, एक टर्न रेशियो, उसको हम स्मॉल n से भी कंसीडर कर सकते हैं। अगर वहाँ पर लिखा हुआ ना एक टन दी हुई हो, तो वो किसके बराबर हो, 5 के बराबर हो, n = 5 इसको लिखेंगे। मैंने जो है ये सब चीज़ें जो है ना, उसका थोड़ा बहुत जो ओवरव्यू था वो मैं उसको बता चुका हूँ। मैं क्विज वाली वीडियो में देख लीजिएगा, उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें समझ आ जाएंगी आपको, ठीक है ना, क्योंकि उसमें कुछ पुराने लेक्चर का भी ओवरव्यू है, उसके भी काफ़ी ज़्यादा ओवरव्यू है, कुछ न्यू न्यू फॉर्मूले भी इसमें बताए हैं मैंने, ठीक है ना। अच्छा जी, मैं आपको उसमें बताया तो मैं फॉर्मूला वगैरह जो है ना, ऐसा करता हूँ मैं। अब यहाँ पे देखा जरा, ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब इसको जो है ना, अब मिसाल के तौर पर हमें दी हुई होती है V2 V1 N1, हम इसके हमने क्या फाइंड करना, N2 N1 वहाँ पर ले जाओगे, हमारे पास का N2 के नंबर ऑफ टर्न्स वहाँ पास आ जाएंगे, ठीक हो गया। वो डिपेंड करता है वहाँ पर न्यूमेरिकल क्या है। अब मैं तो आपको फॉर्मूला बताना था, वो ये है कि अगर हमें दी हुई एक टर्न 5, ठीक है ना, और वोल्टेज कितना दिया हुआ 6, वोल्टेज कितना दिया हुआ 6 वोल्ट, तो हम क्या करेंगे, जो नंबर ऑफ टर्न्स है ना, यानी कि ये बराबर होगा N1 डिवाइडेड बाई N2 इज इक्वल टू 5। अब इसका मतलब है हमारे पास n जो है इज इक्वल टू 5 के बराबर है। ये वापस एक आप कह लो टर्न रेशो है हमारे पास, ये स्मॉल n है ना, ये हम इसे टर्न रेशो भी कहते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे n इज इक्वल टू VS ओवर VP। अब मिसाल के तौर पर वो हमें दिया हुआ है सेकेंडरी का 6 वोल्टेज, ठीक है ना, सेकेंडरी का दिया हुआ है, तो अब हमने क्या करना पड़ेगा, सॉरी, आप कह लो उसे कंसिडर कर लो, वो जो 6 वोल्टेज है ना, वो हमारे पास है वोल्टेज प्राइमरी का। इसका फ़ायदा क्या होगा, सिर्फ मुझे वोल्टेज प्राइमरी को यहाँ पे लेके जाना पड़ेगा। अगर सेकेंडरी का दिया हुआ होगा वोल्टेज प्राइमरी मालूम करना है, आप सिंपल सा VP इज इक्वल टू VS ओवर NP, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5/6 आ जाएगा इसका आंसर, VP का, वोल्टेज प्राइमरी का, ठीक हो गया। अगर हमें क्या दिया हुआ होगा, VP दिया हुआ होगा और VS फाइंड आउट करना, आप सिंपल से क्या करो, VS यहाँ पर है, ठीक है ना, N मल्टीप्लाई बाय VP, N की वैल्यू क्या हमारे 5 है, और VP की वैल्यू हमारे पास क्या है 6 है, तो अब आंसर क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा, 30 वोल्ट, ठीक हो गया। इस तरह करके बनना है ये वाला काम। अच्छा जी, अब उसके बाद जो है हमारे पास है सेकेंडरी वोल्टेज, वो सब वही चीज़ें बताई हुई है कि कैसे फाइंड करना है कैसे नहीं, ये न्यूमेरिकल आप खुद ही देख लीजिएगा, ठीक है ना, एज अ प्रैक्टिस। अब उसके बाद हमारे पास ये सेकेंडरी करंट, यानी कि कैलकुलेट सेकेंडरी करंट किस तरह पावर में। नंबर ये इस तरह के क्विज वगैरह भी का फ़ायदा है कि अगर वहाँ पे एक आइडियल ट्रांसफार्मर हो, उसका 25 वोल्ट वो हो पावर हो, तो सेकेंडरी कॉइल की पावर कितनी होगी, इस टाइप के क्विज वगैरह है हमें, ठीक है ना। अब यहाँ पर है क्या कि आइडियली ट्रांसफार्मर आर 100% एफिशिएंट। मैंने आपको बताया था जहाँ पर आइडियली लिखा हुआ ना, आइडियली का मतलब क्या, वो 100% प्योर है। आइडियल का मतलब क्या होता है 100%, मुझे सेमीकंडक्टर का बताया था मैंने, ठीक है ना। सेम बैटरी ट्रांसफार्मर पे आइडियल होता है एक 100% वाला, ऐसा होता नहीं है रियल लाइफ में, होता नहीं है 99%, 97% होगा, ठीक है, 99.9 होगा, प्योर नहीं होता, ठीक है ना, ये आप लाजमी ध्यान रखना है। कोई भी चीज़ आइडियल नहीं होती, ठीक है ना, हम बस कंसीडर करते हैं कि हमारे पास ये चीज़ एक आइडियल है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व जैसे कहते हैं ना डेरिवेशन सॉल्यूशन के लिए हम इस तरह कर लेते हैं, तो एक्सपेरिमेंट के लिए। तो अब इन्होंने यहाँ पे क्या है, जो
आइडियली ट्रांसफार्मर है उसकी कितनी परसेंट एफिशिएंट होता है वो 100% एफिशिएंट होता है। जारी बात है उसमें पावर डिसिपेशन होगी नहीं, पावर डिसिपेशन होगी नहीं तो उसका मतलब क्या है, जो अब सेकेंडरी कॉइल होगी वो किसके बराबर हो जाएगा, प्राइमरी कॉइल के बराबर हो जाएगा। एक ये क्वेश्चन यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है ना, ये आपने याद रखनी है। अब अगर मिसाल के तौर पर आइडियल ट्रांसफार्मर का जो पावर है वो कितना 10 वोल्ट है, तो सेकेंडरी कॉइल की पावर भी कितनी होगी, 10 वोल्ट ही होगी। अब उसने ये बताया पावर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड आई। जाहिर बात है अब जो पी पावर किसके बराबर होती है, वी आई के, वी मल्टीप्लाई बाय आई। वहाँ पे 3 फॉर्मूले होते हैं ना, वी पी इज इक्वल टू आई, पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर, और पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। ये 3 फॉर्मूले होते हैं जो शुरू के लेक्चर में हमने पढ़े थे ये, ठीक है ना। तो यहाँ पर उन्होंने इस्तेमाल किया फर्स्ट वाला वी इज इक्वल पी इज इक्वल टू वी आई वाला, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखा अगर हमने करंट को एक जगह लिया, वोल्टेज को एक जगह कर लो आप, आई वन ओवर आई टू, ठीक है ना, वी वन ओवर वी टू, या फिर आई टू ओवर आई वन और वी टू ओवर आई वन, ठीक है ना। अब इससे हमें क्या मालूम होता है कि अगर हमारे पास जो है आई वन का जो हो करंट ज़्यादा हो तो हमारे पास वोल्टेज क्या होगा, कम होगा। अगर हमारे पास जो है जैसा कि तो उसको यहाँ से जो ना, यहाँ पर समझाता हूँ मैं, आई वन डिवाइड बाई आई टू, ठीक है ना, इज इक्वल टू वी टू ओवर वी वन, यही लिखा हुआ है, जी बिल्कुल यही लिखा है हमारे पास। अब यहाँ पे देखो अगर हमारे पास करंट की तादाद क्या होगी, ज़्यादा होगी, अगर हमारे पास करंट की तादाद क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो वोल्टेज की तादाद क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वी वन की बात करो, मैं टोटल ऑन द की बात नहीं कर रहा, मैं वी वन की बात करूँ मैं। अगर हमारे पास जो आई टू की तादाद क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो वी टू क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। सेम एट इज अगर हमारे पास जो है वोल्टेज ज़्यादा होगा, वोल्टेज वी टू ज़्यादा होगा, तो आई टू भी ज़्यादा हो, सॉरी आई टू वापस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है ना। अगर वी वन ज़्यादा होगा तो आई वन की तादाद क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक हो गया। ये आप इसका इस क्वेश्चन का मतलब ये है हमारे पास। अब ये वो जो लिखी हुई है जो मैं आपको बता रहा हूँ, कि अगर स्टेप डाउन में वापस क्या होता है, आई टू की जो पावर है वो ज़्यादा हो जाती है किससे, आई वन से, ठीक है ना। स्टेप डाउन में वापस क्या होता है, वोल्टेज कम हो जाता है ना, वोल्टेज कम हो जाता है किसका, वी टू का। अब वी टू की तादाद कम हो गया, यानी कि वोल्टेज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में वोल्टेज जो है सेकेंडरी कॉइल का कम है। अगर आपको दिखा दो डायग्राम के जरिए समझा दूँ, अगर किसी को समझ नहीं आ रहा, वो ये है कि अभी यहाँ पे देखो ज़रा, ये सेकेंडरी समझो, ये वी टू है, ये वी वन है, ठीक है ना। हमने क्या पढ़ा अभी, अगर वी टू का जो है वोल्टेज कम होगा, वी टू हमारे पास क्या होगा, अगर वोल्टेज कम होगा, वी टू का वोल्टेज कम होगा तो आई टू क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली इंक्रीज करेगा ना, ऑटोमेटिकली इंक्रीज करेगा। अब यहाँ पे देखो क्या वी टू हमारे पास क्या है, कम है, तो आई टू हमारे पास क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है, क्या यहाँ पर वही स्टेटमेंट लिखी हुई है यहाँ पर, ये स्टेप डाउन में अगर हमारे पास आई टू जो होगा, यानी कि इंडायरेक्टली वी टू की तादाद क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो आई टू हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली इंक्रीज, सॉरी फिर मैं उल्टा बोल गया, कि अगर हमारे पास जो सेकेंडरी कॉइल है उसका वोल्टेज कम होगा, यानी कि वी टू की जो अमाउंट होगी वो कम होगी, तो आई टू की अमाउंट क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाएगी, और आई वन हमारे पास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सेम एट स्टेप पे हमारे पास क्या है, आई टू वहाँ पर डिक्रीज हो जाएगा और आई वन वापस क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। कैसे, अब यहाँ पे देखो ज़रा, ये देखो ज़रा, वहाँ पर आई वन क्या है, हमारे पास वोल्टेज की तादाद यहाँ पर क्या है, कम है, लेकिन वी टू हमारे पास क्या है, उसकी ज़्यादा अमाउंट है। इसी वजह से अगर हमारा वी टू ज़्यादा है तो आई टू वापस क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। ये वो चीज़ लिखी हुई है, ठीक है ना। अब हमारे पास है इस पैराग्राफ ये लिखा है जो भी आपको समझाया मैंने। अब यहाँ पर एक एग्जांपल है, ये एग्जांपल क्या है, हमारे पास है फ्यूज़ ऑफ द, फ्यूज़ लगा हुआ है। अब उन्होंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाई हुई है, डायग्राम में वापस क्या है, ये प्राइमरी कॉइल है, सेकेंडरी कॉइल है, प्राइमरी कॉइल कितनी है, 1 है, और सेकेंडरी कॉइल कितनी है, 4 है। वहाँ पे एक लोड रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ पर एक फ्यूज़ लगा हुआ है ये, और एक वहाँ पे कौन सा सोर्स लगा हुआ है, ये अल्टरनेटिंग सोर्स, ठीक हो गया। हाँ हमारे पास क्या है कि इज यूज टू लिमिट द करंट ऑफ द प्राइमरी ऑफ द ट्रांसफार्मर, कि अब जो है हमारे पास एक लिमिट दी हुई है उन्होंने, क्या प्राइमरी कॉइल ट्रांसफार्मर अज्यूमिंग दैट द फ्यूज लिमिट ऑफ द वैल्यू आई वन इज टू 1 एम्पेयर, कि जो फ्यूज लगा हुआ है ना वो बर्दाश्त कर सकता है सिर्फ और सिर्फ 1 एम्पेयर का करंट। अगर उसका ज़्यादा होगा तो फ्यूज क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। डैमेज होने से क्या हो जाएगा, जो यहाँ का सर्किट हो जाएगा ना वो ओपन सर्किट हो जाएगा, जो आगे करंट फ्लो हो रहा होगा ना वो करंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी कि करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है ना। फ्यूज ये काम करता है। अब हमने मालूम करना है कि जो सेकेंडरी करंट है ना, सेकेंडरी वोल्ट, यानी कि सेकेंडरी कॉइल का जो करंट मूव हो रहा है उसकी लिमिट क्या है। प्राइमरी कॉइल की हमें लिमिट मालूम है 1 एम्पेयर, तो इसकी लिमिट क्या होगी वो मालूम करनी है हमें। तो हमने वही फॉर्मूला पुट कर देना, आई टू ओवर आई वन इज इक्वल टू एन वन ओवर एन टू, ठीक है ना। ये यही वाला फॉर्मूला है, ये आपको मैं दिखाया तो मैं,
जैसे ये वाला फॉर्मूला ना, वैसे ही हमने इसका करके लिख देना, इसका करके देखो ना, N2 डिवाइडेड बाय N1, ठीक है ना, N1 वापस, ठीक हो गया। क्योंकि यहाँ पे देखो जरा, ये भी अगर इंक्रीज करा तो वहाँ पर नंबर ऑफ कॉलेज के डिक्रीज करेंगे, ठीक है ना, अगर ये वहाँ पर इंक्रीज करा ये भी वहाँ पर डिक्रीज करेगा, ठीक हो गया, वो चीज़ है। हमने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया, हमें किस किस की वैल्यू गिवन है, नंबर ऑफ टर्न्स की वैल्यू गिवन है और आई वन की वैल्यू गिवन है। I2 ओवर I1 लिखा हुआ था, हमने क्या कर दिया, I1 को उधर ले गए हम, ठीक है ना, तो 1/4 रेशियो वहाँ पर ये है ना 1/4 की, मल्टीप्लाई 1 एम्पेयर, तो वहाँ पर इसका आंसर क्या निकला 250 मिली एम्पेयर, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, जो सेकेंडरी कॉइल होगी वो 250 मिली एम्पेयर बर्दाश्त कर सकती है करंट। अगर इससे ज़्यादा होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये एक्सीड हो जाएगा और हमारे पास वो जो फ्यूज़ होगा वो क्या हो जाएगा, ब्लो अप हो जाएगा, ठीक है ना, वहाँ का जो करंट क्या हो जाएगा, डिफ्यूज हो जाएगा, यानी करंट की तादाद जीरो हो जाएगी ऑटोमेटिकली, वहाँ से करंट गुजरेगा ही नहीं, क्योंकि वहाँ पर फ्यूज क्या हो जाएगा, एज अ ओपन सर्किट काम करेगा, ठीक हो गया। अब हमारे पास है ट्रांसफार्मर इनपुट आउटपुट फैसिलेशन, ये वहाँ पर जो था ना, ये जो ऊपर के दो टॉपिक थे वो ट्रांसफार्मर था, ट्रांसफार्मर के कैरेक्टरिस्टिक आप कह सकते हो उसके। अब इसके बाद हमारे पास है ट्रांसफार्मर इनपुट आउटपुट फेज रिलेशनशिप, यानी कि इनपुट आउटपुट फेज में क्या फ़र्क होता है। अब हमारे पास यहाँ पे दो डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं ना, इसका मतलब क्या है कि इनपुट और आउटपुट के दोनों सेम डायरेक्शन है। अगर आप यहाँ पर साइन ये वेव देखेंगे, इसकी वेव और इसकी वोल्टेज की वेव सेम है। अगर हमारे पास क्या होगा, इसका डॉट ऊपर होगा, इसका डॉट क्या होगा, नीचे होगा, ठीक है ना, इसका मतलब कि ये 180 डिग्री डिफरेंस है इसमें। अगर इसमें देखा जाए ये इस तरह करके, ये इनपुट का डॉट क्या ऊपर है, आउटपुट का डॉट के नीचे है, इसका मतलब है जो हमारे पास जो इसका आउटपुट आएगा ना, उसमें कितने का डिफरेंस होगा, 180 डिग्री का। 180 डिग्री का अब यहाँ पे देखो जरा, ये ऊपर साइकिल है, ठीक है ना, यहाँ पे क्या है, नीचे साइकिल है, ये नहीं वाला नीचे था साइकिल, ये वाला ऊपर, क्या ये वाला कहाँ चला गया, ऊपर साइकिल हो गया, ठीक है ना। इसका मतलब का टोटल कितना आ गया डिफरेंस, 180 डिग्री का डिफरेंस आ गया इन दो डॉट्स की डिफरेंस की वजह से, ठीक हो गया। अब उसके बाद हमारे पास है हाफ वेव रेक्टिफायर। रेक्टिफायर हमारे पास क्या होता है, जो डीसी को किस में, एसी को किस में कन्वर्ट करे, डीसी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना, उसे हम कहते हैं रेक्टिफायर, उसे हम कहते हैं। अब आप ऐसा हाफ वेव रेक्टिफायर मेड अप ऑफ डायोड एंड रजिस्टर। रजिस्टर रेक्टिफायर कैसे मिलता है, हाफ वेव रेक्टिफायर की बात हो रही है, हाफ वेव, फुल वेव नहीं। हाफ वेव रेक्टिफायर जो बनता है वो किससे बनता है, डायोड से बनता है और एक रजिस्टर से बनता है, ठीक हो गया। अब उसके बाद जो है हमारे पास आप कह लो, एक मिनट, अच्छा जी, तो अब यहाँ पर जो है ना रेक्टिफायर आप क्या होता है, जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये हाफ वेव की बात हो रही है। अब हाफ वेव हमारे पास क्या है, ये सर्किट डायग्राम देखें सबसे पहले, ये सर्किट डायग्राम इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ मैं, यहाँ पे आके मैं क्या करूँगा, पेस्ट कर दूंगा, सिंपल। अब यहाँ पर समझाता हूँ मैं। अब यहाँ पे देखें जरा, यहाँ पर हमारे पास डायोड किस फॉर्म पे लगा हुआ है, फॉरवर्ड बायस में, पॉजिटिव पॉजिटिव जुड़ा हुआ है, नेगेटिव यहाँ पर नेगेटिव जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, जो हमारे पास डायोड कौन सी फॉर्म में है, फॉरवर्ड में फॉर्म है, ठीक है ना। अब जो यहाँ पर करंट फॉर्म होगा ना, यहाँ से इसका का जो फॉर्म होगा, ठीक है ना, वो हमारे पास जो है आप कह लो अपर साइकिल क्रिएट करेगा, ये वाला साइकिल, सिर्फ और सिर्फ ये वाला साइकिल, किसकी वजह से, इस डायोड और रेजिस्टेंस की वजह से जो है ना हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये वाला सर्कल आएगा, ये वाला साइकिल आएगा, ठीक है ना। ये वाला साइकिल में क्या होगा, हमारे पास करंट फ्लो नहीं होगा, रिवर्स बायस है, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, निगलेक्ट हो जाएगा। आपको याद है जो हमारे पास जो शुरू का लेक्चर था, मेरे ख्याल लेक्चर 31 था वो, तो उसमें किस तरह की डायग्राम आई थी, आपको मैं दिखा देता हूँ मैं, ये लेक्चर नंबर 34, अच्छा जी। एक सिंपल सा काम कर लेते हैं, ये रहा। अब यहाँ पे देखे जाना, ये डायग्राम की बात करूँ मैं, यहाँ पे देख रहे हैं, ये स्मॉल सर्कल बना हुआ है ना, ये स्मॉल सर्कल, ये हाफ रेक्टिफिकेशन की वजह से बना है, ठीक हो गया। इसमें भी देखें आप, ये डायोड है और रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है ना। ये बैटरी जो है ना, अब इसको, ये आधा सीन था ये वाला, ठीक है ना, जिसमें हमारे पास कोस साइन के लिए हम देख रहे थे कितने डिग्री का इसमें वो हो रहा है, कितने डिग्री का हमारे पास आउटपुट वोल्टेज बायस यानी कि डायोड का वोल्टेज हम यहाँ पे देख रहे थे, ठीक हो गया। तो अब यहाँ पर जो है हमारे पास क्या है, हाफ रेक्टिफिकेशन है हमारे पास, ये हाफ रेक्टिफिकेशन है हमारे पास, क्या है वहाँ पर कितने किस में किस तरह बनती है, ये रेजिस्टेंस और डायोड की वजह से जो वहाँ पर एक वेव बनती है ना, ये वाली अपर वेव, सिर्फ ये अपर वेव, उसे हम कहते हैं हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, ठीक हो गया। सेम एट अगर हम डायोड को क्या करें, हम इस तरह लगा दें हम, ठीक है ना, इस इस तरह लगा दिया हमने, ठीक है ना। अब उससे हमने क्या कर दिया, टर्मिनल को बस हमें चेंज कर दिया,
हमने क्या किया, जो पहले पॉजिटिव ऊपर था उसको हम नीचे ले गए, नेगेटिव नीचे था, हम उसे करके ऊपर करेंगे। अब उससे क्या होगा, जो वेव होगी ना वो ऑटोमेटिकली 180 डिग्री में घूम जाएगी। ठीक है ना, वो क्या हो जाएगी, 180 डिग्री का वहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, जैसे मैं आपको ऊपर बताया था मैंने कि अगर वापस उसका डॉट्स का डिफरेंस आ जाएगा 180 डिग्री का, तो वापस की वेव भी उल्टी हो जाती है। सेम बट इसी का इसके साथ भी ऐसे ही हुआ है। हमने क्या किया, टर्मिनल आपस में क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। टर्मिनल चेंज करने से वापस क्या हो गया, इस साइकिल भी चेंज हो गया इस तरह करके। अब से वो सिर्फ इतने साइकिल में करंट आ रहा है, इतने साइकिल में करंट नहीं आ रहा। ठीक हो गया। भाई ये सर्किट हमें यही शो कर रहा है। ये वाला साइकिल पॉजिटिव है, ये वापस है नेगेटिव टर्मिनल वाला। ठीक है ना, नेगेटिव हाफ साइकिल, ये वापस है पॉजिटिव हाफ साइकिल। अब नेगेटिव हाफ साइकिल में किस तरह बनता है, एक इस तरह भी बनता होता है कभी कभार। ठीक है ना, ये बता रहा है इसका प्रोसेस, ये हमारा प्रोसेस कैसे हो रहा है इसका। यहाँ पे डायोड देखा जाए इस तरफ मुँह है ना इसका, लेकिन यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ इस तरफ मुँह है इसका। ठीक है ना, कि प्रोसेस कैसे हो रहा है इसका, ये वो बताया हुआ है कि प्रोसेस कैसे हो रहा है, क्यों उसके नेगेटिव में जा रही है वेव। ठीक है, अब इसमें नेगेटिव में क्यों जा रही है वेव, मैं इसका ऐसा कॉपी कर लेता हूँ मैं। अब यहाँ पे देखे जरा, यहाँ पर जो हमारे पास जो है डायोड, यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव जुड़ा हुआ है, पॉजिटिव पॉजिटिव नहीं जुड़ा हुआ है वहाँ पर फॉरवर्ड बायस ही। ठीक है ना, लेकिन लेकिन यहाँ पर जो है हमारे पास जो फ्लो चल रहा है इस तरफ चल रहा है, इस तरह करके। इस तरह करने से हमारे पास क्या होगा, कन्वर्शन करंट की बात हो रही है। अब कुछ कह रहे होंगे वो तो, अगर पुराने वाला कह रहे हैं, जो पुराना वाला सर्किट था, अगर उसमें हम इलेक्ट्रिक करंट लेंगे इसमें, इस वाले में अगर इलेक्ट्रिक करंट लेंगे वो भी इस तरह करके मूव करता है एंटी क्लॉकवाइज, तो इसमें क्यों अपर की तरफ वेव आ रही है। हम जो है यहाँ पर कंसीडर करते होते हैं हमेशा कन्वेंशनल करंट। ठीक है ना, कन्वेंशनल करंट से हमारे पास क्या होता है, वो नेगेटिव टू पॉजिटिव नेगेटिव जाता होता है। ठीक है ना, क्योंकि हमने पॉजिटिव नेगेटिव की तरह ही हमने डायोड को हमने कंसीडर किया होता है। ठीक है ना, हमने क्या किया होता है, अगर डायोड जो होता है ना, डायोड डायोड को पॉजिटिव से जोड़ेंगे, नेगेटिव को नेगेटिव जोड़ेंगे, फॉरवर्ड बायसिंग होता है वो। ठीक है ना, उसमें कन्वेंशनल करंट को इतना ज़्यादा से करते, इलेक्ट्रिक करंट को ज़्यादा कंसीडर नहीं करते। ठीक है ना, जो नेगेटिव से फ्लो करे इस तरह करके। ठीक हो गया। इसी वजह से हर जगह अगर देखेंगे तो हम सिर्फ और सिर्फ कन्वर्शन करंट को ही कंसिडर करते हैं, क्योंकि उससे भी हमारे पास आसानी से वही आंसर आता है जो इलेक्ट्रिक करंट से आता है। ठीक हो गया। इन शॉर्ट, इलेक्ट्रिक करंट और कन्वर्शनल करंट से दोनों का यूज़ करते हुए ना, अगर दोनों को इकट्ठा यूज़ करें तो सेम ही आंसर आएगा। अगर आप इलेक्ट्रिक करंट से करना चाह रहे हैं तो सेम वही आंसर आएगा, कन्वर्शनल करंट से करना चाह रहे हैं तो वही आंसर आएगा सेम। ठीक है ना, इसी वजह से हम जो है कन्वर्शनल करंट को यूज़ करते होते हैं। अब यहाँ पर देखा जाए ना, सबसे पहले रजिस्टर होते हुए यहाँ पे जा रहा है। ठीक है ना, अब इससे क्या होगा, हमारे पास जो ये वाला हिस्सा होगा ना, ये वाला हिस्सा, यहाँ पे अगर देखिए यहाँ पे गैप आ रही है। गैप का मतलब क्या है, ये रिवर्स में है वहाँ पर। ये गैप का मतलब क्या है, ये रिवर्स बायस में वहाँ पर, रिवर्स बायसिंग की वजह से वहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाला हिस्सा ऑटोमेटिकली इग्नोर हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ इतने पोर्शन में सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, हमारे पास करंट फ्लो होगा। ठीक हो गया, इसे हम कहते हैं नेगेटिव हाफ वेव रेक्टिफायर। अगर ऊपर की तरफ होगा उसे हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक हो गया। अब इसका वही बताया हुआ है कि हमारा हाफ रेक्टिफायर वीएल जो होता है, यानी कि लोड वोल्टेज, ये लोड वोल्टेज है वीएल इज इक्वल टू वी टू, यानी कि डायोड का वोल्टेज। ठीक है ना, और जबकि हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होता है, जो डायोड का वोल्टेज होता है वो किसके बराबर होता है, वोल्टेज के बराबर होता है, वी टू के बराबर। ठीक, वी टू वहाँ पर जो है ना, यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रहा है ना, वोल्टेज जो फ्लो हो रहा है इसके बारे में है। ये वी टू, ये वाला वी टू वही है कि अगर वहाँ पर जो है, जो वोल्टेज बराबर वोल्टेज जो फ्लो हो रहा है वो किसके बराबर हो जाएगा, लोड वोल्टेज के। तो इसका मतलब क्या है, वहाँ पर नेगेटिव हाफ रेक्टिफायर होगा। अगर हमारे पास जो है डायोड का वोल्टेज किसके बराबर हो जाए, जो फ्लो हो रहा है उसके अंदर से वोल्टेज उसके बराबर हो जाएगा, तो हमारे पास जो है कौन सी रेक्टिफिकेशन आ जाएगी, ये पॉजिटिव हाफ वेव रेक्टिफिकेशन आ जाएगी। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास छोटा सा लेक्चर नंबर 35 था, तो इंशाल्लाह लेक्चर 35 भी एज सुन एज पॉसिबल वो भी मैं अपलोड कर दूंगा मैं। ठीक हो गया। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।